गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम इनवर्ड एंड आउटवर्ड लुकिंग इकोनॉमीज ग्लोबलाइजेशन था, उसका पार्ट 2 और लास्ट पार्ट प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब हम शुरुआत करेंगे और बहुत ही मज़े में डिटेल में चीज़ें जानेंगे कि इंडियन सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। पार्ट 1 आई होप आपने देख लिया होगा। पार्ट 1 बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, आप जानते हैं कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है पूरी दुनिया में। अगर हम देखें तो बहुत पुरानी है। अलग अलग तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न तरह का कल्चर है, भिन्न भिन्न तरह का, इतना कॉम्प्लेक्स है सब कुछ, है ना, अपने हेरिटेज में कि मैं क्या आपको भी पता होगी, मैं क्या बताऊं। और इतने भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं तब भी एकता है। अब वो क्लैशेस बढ़ते हैं, होते हैं, वो अलग की बात है, फिर भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए हमारा देश काफ़ी फेमस है। अब भाई कॉलोनियल रूल आया, उससे हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करी। तो ऐसा कुछ रहा। और आज भी अगर हम देखें तो एक तरह से अगर आप कहो कि एक स्वेटर है, स्वेटर के धागे हैं और वो बुना गया है तो अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग रेस से, अलग अलग रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, रीजन, सबसे बुन के ये बनी है। इतने अलग अलग लोग, इतने अलग अलग तरह की प्रजाति पाई जाती है। लेकिन अब एक चीज़ समझिए, कितने बड़े लेवल पे जो गरीबी है, पॉवर्टी है, इसका सामना हम कर रहे हैं और आज़ादी के बाद से ही कर रहे हैं। तो आज भी हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। गरीबी हटी नहीं है, हालांकि ये है कि कुछ रिफॉर्म्स आए तो उससे ग्रोथ थोड़ी सी ऊपर उठी, उससे ये हुआ कि हम इकोनॉमिकली हम एम्पावर हुए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में लोगों की। लेकिन अगर हम देखें जो मेन बेस है, गांव मतलब विलेजेस मतलब रूरल इलाके जितने हैं, इन तक इन चीज़ों का असर उस हद तक नहीं पहुंच पाया है। आज भी ये पिछड़े हैं, जो बात हम इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो आप कहेंगे कि इतने रिफॉर्म्स आए तो वो कहाँ गए? तो जनाब, वो रिफॉर्म्स ने इम्पैक्ट डाला अर्बन इकोनॉमी पे, अर्बन इंडिया पे ज़्यादा असर देखने को मिला, समझे। तो यहाँ पे अफेक्ट अर्बन इंडिया को देखने को मिला और किस तरह से इसने अफेक्ट करा इसको वो समझते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला ग्रोइंग मिडिल क्लास। तो ग्लोबलाइजेशन का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा वो आप कह लो कि मिडिल क्लास में बढ़ोतरी हुई, स्पेशली चाइना और इंडिया के अंदर एज अ पार्ट ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगर हम ब्रिक्स की इकोनॉमी की बात करें तो ब्रिक्स जानते हैं ना, ब्रिक्स की अगर इकोनॉमीज में देखें तो इंडिया और चाइना के अंदर ज़्यादा मिडिल क्लास में बढ़ोतरी देखने को मिली। और ये हुआ कि भाई मिडिल क्लास जब बढ़ता है तो क्या है कि वो इकोनॉमी एक पोटेंशियल मार्केट बन जाती है फ्यूचर के लिए, क्योंकि इसमें इनकम बढ़ गई। अब गरीबी से कोई उठ के अगर मिडिल क्लास इनकम की तरफ बढ़ता है तो डिमांड बढ़ेगी ना, इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, परचेजिंग पावर बढ़ी, और अब अच्छी अच्छी वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के गुड्स के लोग डिमांड करने लगे, अलग अलग इम्प्रूव तरीके से अपने एक चेंज तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने लगे। और ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में नहीं देखा गया, बट ये अगर हम कहें टीयर 2 और टीयर सिटीज़ में भी ये देखने को मिला। ठीक है, अब अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात नहीं करिएगा, मैं थोड़ा सा बैकवर्ड से लेके चल रही हूँ, थोड़ा सा पास से आपको आगे की तरफ लेकर आ रही हूँ। प्रेजेंट तो चीज़ें बहुत गड़बड़ हो गई हैं, वो भी एक आपदा की वजह से हुई हैं। फिलहाल अगर हम मेन बेस को लेके चले आज़ादी के बाद से, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और यही एक जो मिडिल क्लास है, यही क्लास क्रिएट कर रहा है कि भाई यहाँ पे नए नए गुड्स फॉरेन कंपनीज से और अट्रैक्ट हो रहे। भाई फॉरेन कंपनीज भी कहती है कि भाई यहाँ पे बेचो, यहाँ पे नई मार्केट है, ठीक है, और नई नई शॉप्स भी सेटअप कर रही हैं। अब आप देखिए इतने जो ब्रांडेड कपड़े लोग पहनते हैं, सीके वगैरह, तो अगर हम कहें तो भाई पहले इतना नहीं था, इतना कहाँ था। मॉल भी बहुत बड़ी बात थी। पास वाली दुकान जो है से लखनऊ में अमीनाबाद है, वहाँ बंदा जाके बेहतरीन खरीदता था सामान। और बहुत थोड़ा नीचे के लोग हैं वो चले जाते थे उधर कहीं चौक वगैरह साइड, तो आप समझ रहे हो ना, वहाँ से ले लेते थे। तो भाई वो अमीर हैं तो चले गए हजरतगंज, बस यहीं तक था। अब मॉल्स वगैरह इतना नहीं था, अब मॉल शॉपिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो ये देखने को मिलता है, एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इससे बाहर से बहुत सारी कंपनीज भी अट्रैक्ट होती हैं कि लाओ हम अपना यहाँ सेटअप बनाए, यहाँ पे तो हमारी मार्केट है ही, समझ रहे हो।
तो डाइनिंग आउट विच वॉज वंस ओनली फॉर एलिट सोसाइटी हैज नाउ बिकम कॉमन फीचर ऑफ द ग्रोइंग मिडिल क्लास। अभी जो पहले जो ऐसा कुछ था कि मॉल के अंदर बंदे जा रहे लेने, ये वो तो पहले सिर्फ अमीरों के लिए था, अब ये मिडिल क्लास के लिए भी बढ़ता जा रहा है। तो ये एक फायदा अर्बन को हुआ। नेक्स्ट देखिए अगर, तो ग्लोबल गुड्स एंड सर्विस। अब यहाँ पे समझो इसमें क्या है। देखिए हमने पहले इसे बात की थी कि एक ऑब्जेक्टिव ग्लोबलाइजेशन का ये भी होता है कि हमें यहाँ पे चॉइस सेट जो है हमारा वो बढ़ जाता है। मतलब अब अभी तक हमारे पास ये छोटा सा सामान था, इसी में से 4 सामान है, इसी में से हमें लेना है, इसी से हमें हमें इसी में ही काम चलाना है। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि और सारे पास हमारे चॉइसेस हो जाएगी, गुड्स और सर्विसेज की हमारे पास अब और चॉइस है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज अपना अपना सामान बेच रही हैं, तो अब हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा है। समझे, अफोर्डेबल सस्ते दामों में, क्योंकि उनके अंदर कॉम्पिटिशन भी है। समझ रहे हैं, तो इंडियन पीपल के लिए ये चीज़ बहुत फायदेमंद रही। आज की डेट में चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, ये सब पूरे इंडिया में एकदम बिल्कुल फैल चुकी है। हर जगह आपको मिलेगी कोई चीज़, कोई नेशनैलिटी की नहीं है, बट ब्रांड के तौर पे आज जानते हो, अगर मैकडी खा रहे हो, मैकडॉनल्ड्स खा रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में अलग है, पर्टिकुलर एरिया में अलग है। आप चाहे साउथ में खाओ चाहे जहाँ पे भी खाओ, क्या खाओगे, मैकडॉनल्ड्स देना भैया मैकडॉनल्ड्स, अरे यार मैकडॉनल्ड्स खा ले, चलो KFC खा ले। तो ब्रांड के तौर पे हर जगह फैल रहा है, अलग अलग सेक्शन ऑफ लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये एक चीज़ है कि मतलब हर एक कंज्यूमर के लिए वो चीज़ सही है, फिट बैठती है। समझे। तीसरा आता है इंफॉर्मेशन सिमेट्री का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी पार्ट में बताया कि अब इंफॉर्मेशन सिमेट्री तो हो ही गई है, अब हम सोच समझ के डिसीजन भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सब पता है देश दुनिया के बारे में, एक गूगल पे डाला, इंटरनेट पे डाला, हमको सब समझ में आ गया। और अब उससे हमें कोई भी चीज़ किसी से कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हमने गूगल खोला, मतलब अपना कोई भी सर्च इंजन खोला और उससे अपने अपना फैक्ट चेक कर लिया। समझे। तो पहले एसिमेट्री थी कि भाई 4 लोग हैं, उन्हीं से ही हमें पता चलेगा, बुक से ही पता चलेगा, न्यूज़पेपर से ही पता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आराम से डिसीजन बंदा एक इन्फॉर्म ले सकता है। सेलर कौन है गुड्स का ये देख सकता है, अपना खुद का परसेप्शन बना ले, क्या ये गुड्स लेना चाहिए, सर्विसेज लेना चाहिए, इस कंट्री से आ रही है, ऐसा ऐसा इसमें सामान पड़ा हुआ है। समझे। तो इन्फॉर्मेशन जो गैप था वो खत्म हो गया है। तो इससे भी अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है, लोगों की नॉलेज बढ़ रही है। आज की डेट में अगर आप जाते हो और कहते हो कि भाई कोई भी कपड़ा ले रहे हो, कोई भी चीज़ ले रहे हो, कोई भी फ़ोन ले रहे हो, तो कितने आराम से पता कर लेते हो ना कि अच्छा ये फ़ोन तो भाई ये कंपनी बनाती है, यहाँ यहाँ से बिलोंग करता है, अरे भैया इसके ये फीचर है और ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। समझे। एक कागज़ के पन्ने में सिर्फ नहीं लिखा है, बल्कि हर जगह 10 एक साइट्स पे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन सिमेट्री हुई। उसके बाद मोबाइल टेलीफोनी की बात करें, तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिला है। मतलब सस्ते दामों में सस्ती कॉल दूर दराज गांव तक पहुंची है। मतलब आप कह लो 80% तक पहुंच गई है ये हमारे देश के अंदर 5 सालों में। पिछले गांव वगैरह पहले क्या था, कम्युनिकेशन था ही नहीं, बेचारे क्या ही करते थे, किसी बहुत ख़राब इलाका, ऐसे डिफ़िकल्ट टेरेन है और बहुत हिली टेरेन। तो अब क्या है, अब सब कवर है। आप पहाड़ की चोटी पे भी बैठे होगे ना, तो कॉल करके बताओगे हेलो मम्मी आई एम हियर। समझे। तो ऐसा होता है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग की बात करें, तो इसका तो मुझे एक्सप्लेनेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हर जगह के लोग, चाहे वो USA में बैठा हुआ हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो कहीं का भी बंदा हो, वो आपसे फेसबुक के थ्रू आराम से कनेक्ट है, इंस्टा पे आराम से कनेक्ट है। समझे। एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसलेस कम्युनिकेशन का, फ्री और फ्रैंक एक्सप्रेशन का, व्यूज़ का। आराम से लोग अपने अपने व्यूज़ रख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग आपस में यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, फ्रेंड्स बन रहे हैं लोगों के। ठीक है, सब ऐसा देख रहे हैं आप, कॉन्टैक्ट वगैरह जो है। अब अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता था पहले कि किसी का फ़ोन नंबर खो जाता था, तो बड़ा मुश्किल होती थी कि कैसे फ़ोन नंबर लें। आज उसने फेसबुक पे टेस्ट करा, हेलो हाँ यार सुनो तेरा फ़ोन नंबर खत्म हो गया, खो गया है यार, प्लीज़ मुझे मैसेज करना। तो इससे क्या हो रहा है, ओपन सोसाइटी हो रही है, किसी कास्ट क्रीड रिलीजन की मोहताज नहीं रह गई अब सोसाइटी। तो ये आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रॉस बॉर्डर कल्चरल इंगेजमेंट। अब ये क्या है, देखो देखो मिडिल क्लास बढ़ रहा है, मिडिल क्लास बढ़ने की वजह से बढ़ रही है इनकम। और पहले सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन में बैठते थे अमीर, लेकिन अब एरोप्लेन के दाम हो गए हैं सस्ते, तो एयर फ्लाइट्स लेके लोग मिडिल क्लास वाले भी जा रहे हैं। और अब उनके पास सस्ते में जा रहे हैं, तो टूरिज्म भी बढ़ रहा है। समझे। बहुत सारे इंडियंस अब फॉरेन जाते हैं वेकेशन मनाने के लिए, हॉलीडेज मनाने के लिए। कितने लोग आपने सुने होंगे जो आपके दादा परदादा के टाइम पे जाते होंगे फॉरेन। एक मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम, कोई बहुत अमीर घर से तभी ऐसा होता होगा। आज की डेट में तो ऐसा नहीं है, अब लोग हनीमून्स के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे इनबाउंड टूरिज्म भी बढ़ा है।
ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स भी आ रहे हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है सिर्फ हम ही जा रहे हैं, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं। तो इससे हमारी क्रॉस बॉर्डर कल्चरल इंगेजमेंट हो रही है, वहाँ का कल्चर यहाँ का कल्चर दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सचेंज हो रहा है, समझ रहे हैं, जान रहे हैं अलग अलग कल्चर्स को, हम एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो ये सब बढ़िया बढ़िया फ़ायदे हैं क्रॉस बॉर्डर कल्चर इंगेजमेंट के। फिर रही बात इमर्जेंस ऑफ अ हार्मोनाइज्ड कल्चर, ये क्या है समझो भाई। देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये तो फायदा है ही है। क्रॉस बॉर्डर कल्चर एंगेजमेंट तो हुआ कि मतलब एक देश से दूसरे देश बंदा गया तो एक दूसरे के कल्चर को समझा जाना, बट इससे क्या हुआ कि एक हार्मोनाइज कल्चर भी पैदा हुआ, वो भी एक कह लो इमर्ज हो के आया। मतलब कि क्रॉस बॉर्डर एक्सेसिबिलिटी, ये तुम्हारा है ये हमारा है कल्चर, ठीक है, हम साथ में भी रह रहे हैं, हमें अच्छा लगा, हम इस चीज़ को आपकी अडॉप्ट करते हैं, आप हमारी इस चीज़ को अडॉप्ट करें, ये सब भी बहुत ही बढ़िया चीज़ें लग रही। मतलब ये कल्चर आप ऐसे कर सकते हो कि भाई जिसे जो समझ में आया उसने वो लिया। पर्सनल वियर जैसे यूनिसेक्स होता है, ठीक है, ये कपड़ा आप भी, लड़की भी पहन रही, लड़का भी पहन रहा, आप समझ रहे हो ना। तो ऐसा पहले क्या था, भाई ये ड्रेस तो लड़की, अब आजकल टिकटॉक पे मत जाइएगा, टिकटॉक कोई नहीं सोचेगा, टिकटॉक कोई नहीं सोचेगा लहंगा पहन के टहलने वाला, ये नहीं सोचना। अब टी शर्ट की बात है तो टी शर्ट कुछ आती है, यूनिसेक्स टी शर्ट्स है, लड़कों में भी है लड़कियों में भी है। शूज़ आते हैं, जैसे एक प्यूमा के एक BMW के साथ है ना, कोलैब करके शू है, तो वो बहुत ही सही है। तो आप उसमें देखेंगे कि लड़की के लिए भी है लड़के के लिए भी है। अरे मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे शूज़ वगैरह आते हैं, समझ गए होंगे आप। उसके बाद कि भाई आप सेलिब्रेशंस कर रहे हो, जैसे कि फादर मदर्स और वैलेंटाइंस डे मना रहे हो, तो ये सब देख रहे हो ना, सब एक साथ मिलजुल के हो रहा है, वो उनके कल्चर की चीज़ थी, हमारे की थोड़ी ना थी। तो इससे हम सब ये जात पात को छोड़ के और हम सबके एक दूसरे की चीज़ें मना रहे हैं। तो ये कुछ बात है। अभी मैं आपको डीपली समझाऊँ ना, अगर आप एंथ्रो पढ़ते हो ना, तो भाई आपको डीपली समझ में आएगा कि अगर मैं हिंदू हूँ, ठीक है, तो हिंदू के अगर हम कल्चर्स की बात करें तो ठीक है, अपने अपने तो हम निभा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे और हैं जो अलग अलग निभाए जाते हैं। अब जैसे कि हम कहें कि भाई गोवर्धन पूजा होती है, तो गोवर्धन पूजा स्पेसिफिकली हिंदू का नहीं है, ठीक है, एक गांव से आया है, मतलब एक स्टोरी है, उसको हम डाइवर्ट नहीं करेंगे। तो अलग अलग चीज़ों को मिल रहे हैं। अब संतोषी माता जी की पूजा है, तो वो भी एक जगह से निकली है, ट्राइब से निकली है। तो आप इसकी बात को समझ रहे हो ना कि एक धर्म ने भी अडॉप्ट कर रखे हैं अलग अलग चीज़ों को। तो यही मेन एग्जाम्पल है एक आप कह लो कि हार्मोनाइज्ड कल्चर का। अब यहाँ पे हम चेंजिंग रोल ऑफ विमेन की बात करते हैं। तो आज की डेट में आप क्या देखते हो कि औरतें, अगर हम आज से 70 साल पहले के कंपैरिजन में देखें तो बहुत अपलिफ्ट हुई हैं, बहुत अपलिफ्ट होना बाकी है। लेकिन तब भी 70 साल पहले तो इतनी बुरी हालत थी कि मतलब जब पहली वोटिंग लिस्ट बनी थी ना, तब औरतों के नाम तक नहीं पता थे उसमें, क्योंकि हाथों पे गुदवा रखे थे और दुपट्टा नीचे करके पल्लू ओढ़ के भाई दिखा देती थी कि यही मेरे पति का नाम है, अपना तो नाम भी नहीं बताती थी, तो फला 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 के नाम से जान रहे थे, समझ रहे हो। तो अगर हम उससे कंपेयर करें तो आज बहुत अच्छी हालत है। अब कोई रोए ना कि नहीं अभी भी कहाँ है, नहीं अभी भी कहाँ है, कि गिलास हमेशा अगर पानी से आधा भरा है तो उसे आधा भरा देखिए, आधा खाली मत देखिए। तो अगर हम इस तरह से देखें तो बहुत पहले के कंपैरिजन में आज बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हुई है औरतों की हालत। जैसी ज़िंदगी चाहती हैं वैसी जीती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, खुद कमाती हैं, खुद अपनी फैमिली रन करती हैं। अगर हम देखें तो भाई सोसाइटी भी कहती है इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, अपने घर चला रही हैं। और अगर हम शादी वगैरह की देखें बात करें तो शादी के बाद भी आदमी के साथ वो कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। उतनी इज्जत भी आदमी फिर देता है, क्योंकि भाई सामने वाला भी सेम पैसा कमा रहा है, सेम हेल्प कर रहा है। तो मिलजुल के जब काम होता है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं हर अपने लेक्चर में बात बोलती हूँ, जब भी मैं इस टॉपिक को या इसके आसपास के टॉपिक को पढ़ाती हूँ, कि देश के अंदर अगर 50-50 का रेशियो बैठता है तो सिर्फ 50 ही आदमी क्यों 50% ही काम क्यों करे, बाकी 50% भी करें। और जो घर के काम है, बच्चे संभालने के काम है और हाउस होल्ड वर्क्स है, वो भी मिलजुल के करें। इससे देश भी बढ़ेगा, आपकी भी इनकम लेवल बढ़ेगी। खैर ये ज्ञान की बातें अलग हो गई। अब यहाँ पे बैक टू द टॉपिक, समझो भाई, अब इतनी ऊंचाइयों को औरतें छू रही हैं कि अभी आप समझो कुछ ऐसे काम जो पहले माने जाते थे कि सिर्फ आदमी कर सकते हैं, आज औरतें कर रही हैं। देखो एयरक्राफ्ट उड़ा रही हैं, नहीं उड़ा रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रही हैं। तो इतना पार्टिसिपेशन इनका बढ़िया है। और डाउरी सिस्टम which virtually had become institutionalized in the past has seen a decline। अब देखो ना, दहेज प्रथा धीमे धीमे कम होती नजर आ रही है। अब
बहुत जगह पे ऐसा होता है कि लड़की कमा रही है तो भैया क्या ज़रूरत है जो है दहेज की, समझ रहे हो आप, या लड़की सेटिल है हमारी, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे देखो कम होती चली जा रही है अभी। लेकिन क्या आप ये बात कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन ने सोसाइटी के अंदर कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं डाला, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं डाली? तब इस चीज़ को समझते हैं। देखो ग्लोबलाइजेशन ने यहाँ पे ना मिडिल क्लास को एक्सपैंड करा। कैसे मिडिल क्लास को एक्सपैंड करा? अब आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि ये अपर मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है। बिल्कुल सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा कि ये अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। तो ये डिवाइड लेकर आया है कौन? ये लेकर आया है ग्लोबलाइजेशन। अब इसकी वजह से आया कंज्यूमरिज्म, कि मिडिल क्लास में भी जिसके पास हैंड टू माउथ पैसा नहीं है वो एक्स्ट्रा चीज़ें का डिमांड करता है। बट लेकिन ये जो बात करें कंज्यूमरिज्म वगैरह, इस ये आप पूरी तरह से नहीं कह सकते हो कि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से आया है। क्यों? क्योंकि हमने तो पहले ही कह दिया ना कि हमारी इनकम बढ़ी थी तब हम खर्चा कर पाए। तो अगर इनकम बढ़ी पहले ही तो इस हिसाब से तो ग्लोबलाइजेशन ने हमें सिर्फ चॉइस दी कि भाई तब हमारे पास पैसा था और हमारे पास 4 चीज़ें खरीद सकते थे, लेकिन अब हमारे पास पैसा है और हम 8 चीज़ों में से कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझ लो, इस तरह से लो। आज की सोसाइटी ज़्यादा मेटलिस्टिक है, मतलब लाइफस्टाइल ज़्यादा फास्ट हो गई है। आपका रिलेशनशिप्स के लिए कम टाइम है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मौसा मामा चाचा दादी की बात कर रही हूँ। जैसे होली होती थी तो होली में 7-8 दिन होते थे कि भैया एक दूसरे के घर लोग जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे 7-8 दिन तो छोड़ो, जिस दिन होली होती है उस दिन चले जाएं, बहुत बड़ी बात है। समझे? हर इंसान चाहता है कि मैं फटाफट से चीज़ें करूं, आगे बढ़ूं। सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो अब रिलेटिव बन गया है और चाहते हैं बंदे। पहले के ज़माने में देखा था, अब आज हमारे माँ बाप को देखो भाई, जो नॉर्मल मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ उनकी बात कर रही हूँ भैया, मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रही। एक क्या कहते हैं, अरे भैया ठीक है हमने कर लिया ज़िंदगी में नौकरी वोकरी, अब तुम लोगों की उम्र है। समझे? अब आज के टाइम पे देखो बंदे क्या कहते हैं, अरे भैया जितना हो सकेगा मैं कमाऊंगा, एंड में मुझे बनना है बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा ऑफिसर होकर रिटायर होना है। तो ये सेटिस्फैक्शन लेवल और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बस इतना है कि इन सब दिक्कतों की वजह से मतलब इन सब चाहतों की वजह से हेल्थ डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं। अब बीमारियां ज़्यादा हैं, समझे? लोग भी जल्दी मर रहे हैं इस सब चक्करों में। टेंशन बहुत है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। इवन अगर हम कहें कि औरतों का रोल भी काफ़ी बढ़ गया है, क्राइम अगेंस्ट देम जो है इन पर्टिकुलर वो बढ़े हैं। भाई अब आप देखते हो ना क्राइम्स कितने ज़्यादा औरतों के अगेंस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे वो रेप्स के केसेस हो, मतलब फिजिकल अब्यूज़ हो, चाहे वो आपका मैरिटल कोर्ट्स हो, इससे क्या होता है डाइवोर्स हो जाता है। अब बहुत जगह पे डाइवोर्स हो जाता है। अब लिव इन रिलेशनशिप का जो नया कॉन्सेप्ट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और अर्बन इंडिया जो है वो ज़्यादा लिबरल है और मॉडर्न है, स्पेशली खासकर यंग जनरेशन काफ़ी मॉडर्न है। इनका इंटरनेट से एडिक्शन बहुत है, मोबाइल में घुसे रहना घुसे रहना घुसे रहना, सोशल नेटवर्किंग साइट में घुसे रहना, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है, बंदे दिन भर फ़ोन नहीं छू रहे हैं। बगल में फ्रेंड बैठा है लेकिन दोनों अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। समझे? मोबाइल्स का इतना ज़्यादा यूज़ है, कम्युनिकेशन के लिए आया था, लेकिन कम्युनिकेशन के अलावा दिन भर घुसे रहते हैं सोशल मीडिया पे। उसके बाद बातें भी घंटों चल रही। पहले जो मौसी से बात हो जाती थी मम्मी 5 मिनट, अब वो चलती है 500 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ हाँ अच्छा हमारे यहाँ दाल पकी है, अच्छा अच्छा ये अभी आए नहीं है, अच्छा ये तो बहुत तेज है, ये तो पता नहीं इसके अकल ही नहीं आता, क्या दही लेके आओ मौसी बता रही, हाँ अच्छा ठीक है। तो ये सब चल रहा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्टडीज़ से लोग बहुत जो है दूर भाग रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी पढ़ाई करें, चाहे वो यूपीएससी की करें या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम करें, जब भी करें लैपटॉप से भले कर ले, मोबाइल से ना करने बैठे। समझे? अब यहाँ पे लोग अगर हम देखें तो बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, अब इनमें ये भी हो रहा है कि हमें बाहर जाना है पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बाहर देखना है, और इससे क्या होता है ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारी कंट्री से। क्या हो रहा है? ब्रेन ड्रेन, कि जितने लोगों ने सीखा, बढ़िया इंटेलिजेंट हुए, स्किल्स आई, नॉलेज आई, तो वो सब चले गए बाहर काम करने। क्यों? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली देश के अंदर उतनी ज़्यादा। तो क्या अब इतना जानने समझने के बाद आप ये कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन ही एक डिस्ट्रेस का कारण है हमारी सोसाइटी में? हम्म? तो अब हमने क्या बोला कि हमारी सोसाइटी में, तो अब यहाँ से रिलेट करो ग्लोबलाइजेशन को, तो क्या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ हमारी सोसाइटी के लिए? बिल्कुल नहीं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही है जब वर्ल्ड की अलग अलग इकोनॉमीज आपस में ही मिल रही हैं। तो भाई एक इंडिया के लिए कैसे हो गया?
तो ये यहाँ पे आप नहीं कह सकते हो, आप इसको एक पेन के तौर पे, एक कह सकते हो कि भाई कि खराब चीज़ के तौर पे नहीं, डिस्ट्रेस के तौर पे नहीं दे सकते हो। इधर फ्रॉम द इकोनॉमी और सोसाइटल पर्सपेक्टिव, ना सोसाइटी के लिए ना इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, दोनों ही पर्सपेक्टिव से बेन नहीं है। और इट इज़ नॉट अबाउट एन ऑप्शन, ये कोई ऑप्शन वाली बात नहीं है, बट एक एक्सेप्टेंस है ग्लोबल इंटीग्रेशन का। ये नहीं कहा कि हाँ अरे चलो हमें मिल रहा था हमने ले लिया, अब ये है कि हम सबके साथ काम करेंगे तो हमें भी फायदा है उन्हें भी फायदा है, ये चीज़ है। तो एज अ प्रोसेस इट कैन नॉट बी फॉल्टेड एंड इट्स अब्यूज इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर इसमें से कोई दिक्कत हो रही है तो इस प्रोसेस की दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताओ, फेसबुक बना है तो ये अच्छी चीज़ के लिए बना है, आपको एडिक्ट करने के लिए नहीं बना। ये है कि थोड़ा मूड फ्रेश कर लिया, ये है कि आपने चीज़ें अपनी शेयर कर दी, कुछ लाइक्स पा लिए, ये है कि किसी का फ़ोन नंबर खो गया तो फ़ोन नंबर ले लिया, ये है कि किसी दूर दराज के इंसान से कनेक्ट करके रखा, ना कि 24 घंटे घुस के दुनिया की सारी जानकारी उससे पाना, सारा टाइम स्क्रॉल करना, सारा टाइम एडिक्शन बनाना। और एडिक्शन सिर्फ एक सोशल मीडिया का नहीं होता, एडिक्शन मसाले का होता है, पान का होता है, सिगरेट का होता है, जुए का होता है, दारू का होता है, हर चीज़ का एडिक्शन होता है। तो किसी भी चीज़ का एडिक्शन बहुत ख़राब है। अगर कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसको उसलिए यूज़ करो जिसलिए वो बनी है, तो उसमें इसकी क्या गलती। ठीक है, सोशल इल्स ग्लोबलाइजेशन के फॉल आउट के तौर पे देखे जाते हैं, हमेशा सिर्फ हाईलाइट करे जाते हैं कि फेसबुक ना होता तो सब सही होता। जैसे कि अभी मुसीबत आ गई थी, कितने लोग कहते हैं मैं तो मर ही जाऊंगा, और कितने लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ये सोसाइटी के अच्छा करने के लिए चीज़ें हैं, ना कि बर्बाद करने के लिए। लेकिन बर्बाद अगर आप हो रहे हो तो हाँ, अपनी वजह से भी हो रहे हो कि आप उसका ओवर यूज कर रहे हो। लेकिन कुछ अगर कहें सम में बेनिफिट्स मोर अदर्स लेस। अब ऐसा हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन की कुछ चीज़ें ज़्यादा फायदे देती हूँ, कुछ कम फायदे देती हूँ, बट फायदा हमेशा देती है, एक चीज़ को याद रखना। बाकी आप बर्बाद होते हैं जब आप एडिक्ट होते हैं, तो आपकी गलती है। अभी यूपीएससी वाला कोई सीरियस एस्पिरेंट होगा, वो नहीं पढ़ रहा, नहीं घुसेगा इस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा नहीं घुसेगा। और नहीं, जितने भी टॉपर्स की इंटरव्यू देखी उन्होंने सब कुछ बंद कर रखा था। क्यों? क्योंकि उन्हें उस तरफ जाना ही नहीं है, और नहीं जाना है तो उन्होंने अपना जो लक्ष्य पाना था वो पाया है। लोग, सोसाइटी, इकोनॉमी, ये सारे के सारे इंटीग्रल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस में। आप जानते हैं लोगों के बिना, पीपल के बिना क्या हो जाएगा, सोसाइटी के बिना क्या हो जाएगा, इकोनॉमी के बिना क्या हो जाएगा। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिफॉर्म्स का यही जो है उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य नहीं होता कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, बट हम सबको बढ़ाएंगे, लोगों को बढ़ाएंगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे। ठीक है, इकोनॉमी को भी बढ़ाएंगे, सोसाइटी को भी बढ़ाएंगे, सब कुछ हम बढ़ाएंगे। और ग्लोबलाइजेशन यही एक बढ़िया तरीका होता है कि लोगों को जो है ऊंचाइयों तक छुआ सके, बेस्ट बना सके, समझे। तो हमारे लोग फ़ायदा पाए और सब कुछ पाए, ये सब तारीफ़ें दी गई हैं। ग्लोबलाइजेशन आज की डेट में कोई डिबेट का मैटर नहीं है, बट एक नेचुरल प्रोसेस है, होना ही है, बिल्कुल है। हर एक इकोनॉमी के अंदर ये जो है वो एंटर करेगा, और एक नेसेसिटी के तौर पे आप कह सकते हो, क्योंकि भाई इकोनॉमीज़ की नीड बहुत ज़्यादा है, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्लोबलाइजेशन। तो ये कुछ कहानी हमने पूरी पढ़ ली, और thank you so much for watching. Do like the video if you like the video. Share it with your friends. Subscribe your channel Sirf IAS. And if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Also, if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. Other link are in description box. Just follow me there. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.